नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर एपी सिंह। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं वाईटी सीरीज इस प्रतिभा बैच में। एक ऐसा बैच जो आपको प्रतिभाशाली बना रहा है। मेरी बात होती रहती है आपसे, इसलिए मुझे पता है। तो चलिए भैया, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग WS के बारे में पढ़ने वाले हैं। WS मतलब क्या होता है? रिटर्न स्टेटमेंट। हाउ टू ड्राफ्ट अ रिटर्न स्टेटमेंट। बिल्कुल एक जो प्रैक्टिकल गाइड है वो मैं आपको देने वाला हूं। जिस तरीके से मैंने प्लेंट में आपसे कहा था, मैं कोई बुकिश थ्योरी नहीं बताने वाला। वो बताने वाला हूं जो मेरा हाई कोर्ट का अनुभव है, वो बताने वाला हूं जो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अनुभव है। क्योंकि हम लोगों ने ये हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट का वीडियो कर लिया था, ये सेशन हो गया था, बड़ा सफल सेशन रहा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में भी किया, टेलीग्राम पर भी बताया। तो इसके बाद बेटा हम लोग चलेंगे हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेंट। देखो ये जो हाउ टू ड्राफ्ट अ रिटन स्टेटमेंट, ये जो WS है, इसे प्लेंट के बाद ही आप पढ़ सकते हैं। WS के लिए आपको बेटा ये समझना होगा कि कोर्ट में केस को जीतने के लिए, केस को बचाने के लिए जो सबसे प्रभावशाली इफेक्टिव डॉक्यूमेंट होता है उसका नाम है बेटा WS। WS सामान्यतः हम कहते हैं कहानी है, कहानी नहीं है, ये डिफेंस की स्ट्रेटजी है। और हम मानते हैं कि अगर WS लीगली स्ट्रांग है, प्रिसाइज है, क्लियर एंड करेक्ट है, तो जो हमारा केस है उसकी डायरेक्शन वहीं तय हो जाती है, क्योंकि हमारा WS स्ट्रांग है बेटा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको WS से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है दे सकूं। ये हमारा प्रतिभा बैच है। प्रतिभा 2.0 इस समय चल रहा है, 1.0 सफल रहा। हम लोगों ने 5-6 महीने खूब पढ़ा। तो जो भी हमारे नए एडवोकेट्स हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट के लिए भी प्रतिभा बैच है कि हमें प्रैक्टिकलिटी से जोड़ता है। तो अब चूंकि सब कुछ वाईटी पे नहीं पढ़ाया जा सकता, एप्लीकेशन में समय रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, और बहुत डिटेल में जो भी चीजें हम यहां पढ़ते हैं उसे बहुत डिटेल में बेटा हम लोग एप्लीकेशन में पढ़ते हैं। तो चलो मैं शुरू करता हूं। WS आपको समझाता हूं मैंने क्या लिखा। एक एक करके आप मेरी स्लाइड को देखो, उसके मार्जिनल हेडिंग को देखो, खुद को इन स्लाइड से जोड़ने की कोशिश करो बेटा। आप यकीन मानो अगले 15 से 18 मिनट में बहुत कुछ सीखेंगे। पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या लिखा भाई, जब भी हम रिटर्न स्टेटमेंट को ड्राफ्ट कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हमें पैरावाइज रिप्लाई टेक्निक सीखनी होगी। पैरावार उत्तर देने की जो तकनीक है, ये पैरावाइज तकनीक क्या होती है? आप ये समझिए कि रिटर्न स्टेटमेंट को ड्राफ्ट करने का जो सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो सबसे फंडामेंटल रूल है कि जो हमारा जवाब है, क्योंकि WS क्या है बेटा? हमारा जवाब है। जो हमारा जवाब है उसे हम पैरावाइज में दे रहे हैं। देखो, कोर्ट को आपकी कहानी से कोई मतलब नहीं, कोर्ट को आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं। कोर्ट को डिफेंस के रूप में आपका जवाब चाहिए, वो भी स्ट्रक्चर्ड जवाब चाहिए। तो जब हम WS में जवाब दे रहे हैं, जो प्लेंट में हमारे ऊपर एलिगेशन लगे हैं, जो आरोप लगे, उसका हमें जवाब ही देना है। तो जो सबसे फंडामेंटल रूल है कि पहले हम प्लेंट का अध्ययन करेंगे, प्लेंट के सारे एसेंस को समझने की कोशिश करेंगे, और प्लेंट का जवाब जब WS में देंगे तो वो पैरावाइज के हिसाब से देंगे कि प्लेंट के पैरा नंबर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में क्या लिखा है। जिस पैरा का जवाब देना है उसी पैरा में हम अपने WS में देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो WS है वो स्ट्रक्चर्ड, क्लियर और स्ट्रेटेजिक माना जाता है। क्योंकि मैंने कहा ना, कोर्ट को जवाब चाहिए और वो भी आपका स्ट्रक्चर्ड जवाब चाहिए। तो अगर आप पैरावाइज राइटिंग में जवाब नहीं देते हैं तो जो आपका डिफेंस है वो वीक माना जाएगा। तो चलिए मैं समझाता हूं कि ये जो पैरावाइज रिप्लाई देने की टेक्निक है वो क्या है और उसे आप किस तरीके से सीख सकते हैं। आप पढ़िए, मैंने आपके लिए क्या लिखा। मैंने लिखा, रिटन स्टेटमेंट WS मस्ट रिप्लाई to the plain paragraph by paragraph. Each paragraph of the plain should be either admitted और denied और replied to which proper explanation। तो भाई आप प्लेन में लगे एलिगेशन को या तो एक्सेप्ट करेंगे, या तो डिनाई करेंगे, या तो उसमें एड ऑन करेंगे, लेकिन करेंगे उसी पैराग्राफ के हिसाब से अपने WS में जिस पैराग्राफ में प्लेंट में वो आरोप आपके ऊपर लगा है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है। हिंदी मीडियम के लिए भी बेटा मैंने लिखा है कि लिखित कथन में वाद पत्र के प्रत्येक अनुच्छेद का हमें पैरावार उत्तर देना है। प्रत्येक पैरा को या तो स्वीकार करेंगे, या तो अस्वीकार करेंगे, या तो स्पष्ट उत्तर के साथ प्रत्युत्तर देना चाहिए।
तो भैया ड्राफ्टिंग के क्या नियम हैं, हमें क्या सीखना है? पॉइंट नंबर 1, फॉलो द सेम पैराग्राफ नंबरिंग एज द प्लेंट। वाद प्रत के समान ही पैरा संख्या रखें। अवॉइड कंबाइंड रिप्लाईज टू मल्टीपल पैराग्राफ। जो नए लॉयर हैं, जो गड़बड़ करते हैं ड्राफ्टिंग में, वो क्या करते हैं, कई सारे एलिगेशंस को, कई सारे अफर्मेशन का जो जवाब है प्लेंट के, वो एक ही साथ दे देते हैं। क्या जरूरत है? बेहतर तरीके से हमें ड्राफ्ट करना है, स्ट्रेटेजिक करना है, कोर्ट को कन्विंस करना है। तो जिस पैराग्राफ में प्लेंट में आरोप लगाया गया, मान लो प्लेंट नंबर 3, तो हमारा जो जवाब है प्लेंट नंबर 3 के पैराग्राफ 3 का, प्लेंट के पैराग्राफ नंबर 3 का, वो WS के पैराग्राफ नंबर 3 में होना चाहिए। ठीक है, बी क्लियर एंड कंसाइज। ड्राफ्टिंग का फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर रूल है बेटा कि स्पष्ट और संक्षिप्त में हमें अपनी ड्राफ्टिंग करना है। उदाहरण के लिए मैंने बेटा लिखा कि मान लेते हैं प्लेंट है, प्लेंटिफ का प्लेंट है, उसके पैरा 3 में लिखा है आपके क्लाइंट के लिए दैट द डिफेंडेंट borrowed ₹5 lakh from the plaintiff on 12th of March 2023। 12 मार्च 2023 को डिफेंडेंट ने 5 लाख रुपए लिए, प्लेंटिफ कह रहा है मुझसे 5 लाख रुपए लिए। अब आपको क्या करना है, आपको इसका रिप्लाई देना है, आपको इसका उत्तर देना है। आपने क्या किया, WS में आपका भी पैरा 3 रहेगा। आप लिखते हैं द कंटेंट ऑफ पैरा 3 ऑफ द प्लेंट आर डिनाइड, इट इज इनकरेक्ट that the defendant borrowed 5 lakh from the plaintiff on the alleged date। आपने बिल्कुल क्लियर कट एम्पल तरीके से बेटा इसका डिनायल किया कि वाद पत्र के पैरा 3 की सामग्री असत्य है, अस्वीकार की जाती है। प्रतिवादी ने कथित दिनांक को वादी से 5 लाख की कोई राशि उधार नहीं ली। बिल्कुल कंसाइज, बिल्कुल स्पष्ट कि आपने मना कर दिया, नहीं साहब नहीं लिया पैसा, यह असत्य है, यह स्वीकार किया जाता है। तो आपको हमेशा यह ध्यान देना है कि कौन सा आरोप किस पैराग्राफ में लगाया जा रहा है और आप उसका जवाब किस पैराग्राफ में दे रहे हैं। दूसरा बेटा नियम है एडमिशन वर्सेस डिनायल, स्वीकृति अस्वीकृति। इसका क्या इसकी क्या महत्वता है, इसे कैसे हम एप्रिशिएट कर सकते हैं जब हम WS को ड्राफ्ट करेंगे? देखिए समझिए मेरी बात को, कोर्ट में जो भी बात आप एडमिट कर देते हैं उसे प्रूव करने की जरूरत क्या है? अगर कोई एडमिशन है तो उसे प्रूव तो करना नहीं है। इसलिए एडमिशन को हमेशा हम कहते हैं दो धारी तलवार है, डबल एज स्वॉर्ड है। क्योंकि अगर आपने गलत एडमिशन कर दिया, केस खत्म। और अगर आपने वेग डिनायल कर दिया, बेटा डिनायल कर रहे हैं लेकिन वेग तरीके से कर रहे हैं, तो यह भी डेंजरस हो सकता है आपके लिए। तो यह सीखना बड़ा जरूरी है, हमें कहां एडमिशन करना है, हमें कहां एडमिशन नहीं करना है, और एडमिशन और डिनायल के समय हमें किन गलतियों से बचना है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा आपके लिए, बिल्कुल आसान भाषा में लिखा। देश का ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसे समझ में नहीं आएगा, इतनी आसान भाषा है। मैंने लिखा एडमिशन should be made cautiously as admitted fact need not be proved. Denials must always be specific and not vague. स्वीकृति अत्यंत सावधानी से करनी चाहिए क्योंकि स्वीकृत तथ्यों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अस्वीकृति हमेशा विशिष्ट होनी चाहिए, सामान्य नहीं होनी चाहिए। तो भैया नियम क्या है, प्रकार क्या है? एडमिशन एक्सेप्टेड फैक्ट। एक एडमिशन होता है बेटा जो स्पेसिफिक डिनाइल से निकलता है, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट अस्वीकार, क्लियर और रीजन डिनाइल। और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है इवेसिव डिनाइल। इवेसिव डिनाइल मतलब टाल मटोल, टू बी अवॉइडेड। ठीक है, तो एक हो गया स्पेसिफिक डिनाइल, एक हो गया इवेसिव डिनाइल, और जो एक्सेप्टेड फैक्ट है, जो एक्सेप्टेंस है बेटा, वो निकल के आती है स्वीकार्यता से कि हम किसी फैक्ट को स्वीकार कर रहे हैं। तो उदाहरण के लिए एडमिशन क्या है, इट इज एडमिटेड दैट द डिफेंडेंट एंड द प्लेंटिफ वर नोन टू ईच अदर। आप कहना है हाँ ठीक है भाई, प्लेंटिफ ने कहा कि डिफेंडेंट ने हमसे पैसा लिया, डिफेंडेंट हमारे साथ व्यापार करता था, हमारे साथ पार्टनर था, वगैरह वगैरह। आप कहते हैं हाँ ठीक है, हम लोग एक दूसरे को जानते थे, प्लेंटिफ डिफेंडेंट वर नोन टू ईच अदर। स्पेसिफिक डिनाइल क्या होता है बेटा, इट इज स्पेसिफिकली डिनाइड दैट एनी लोन ट्रांजेक्शन एवर टुक प्लेस बिटवीन दी पार्टीज। मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कभी भी प्लेंटिफ और डिपेंडेंट के बीच कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है तो लेन देन कैसे होगा, उधार कैसे होगा,
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे होगा? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब मैं सिविल नेचर की बात कर रहा हूं कि कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। दिस इज क्लियर एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक डिनायल। और ये एडमिशन है, जरूरत है तो हम एडमिट कर लेंगे, हाँ साहब था, संबंध था, व्यापार था, मित्रता थी, पार्टनरशिप थी, जो भी था। लेकिन स्पेसिफिक डिनायल में आल बिल्कुल बेटा टारगेटेड स्पेसिफिक डिनायल करते हैं। तीसरा विषय क्या है? लीगल ऑब्जेक्शन, कानूनी आपत्तियां। लीगल ऑब्जेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे केसेस बेटा फैक्ट पे डिसमिस नहीं होते। बहुत सारे केसेस बेटा लीगल ऑब्जेक्शन पर ही डिसमिस हो जाते हैं। अब सवाल है, हम नए वकील हैं, हमें क्या समझना है कि भैया लीगल ऑब्जेक्शन पर केस डिसमिसल हो सकता है, उसे रेस कब करना है? भाई आप डब्ल्यूएस में उसको रेस कर रहे हैं लेकिन बाद में कर रहे हैं, तो नियम ये है, सीखना यह है कि अगर लीगल ऑब्जेक्शन डब्ल्यूएस में रेज करना है तो उसे सही समय पे रेज करो ना। अगर आपने इस तरीके की आपत्ति बाद में उठाई तो कोर्ट शुरुआत में तो मान के चलेगी कि आपने वेव कर दिया, कोर्ट ने उसे वेव कर दिया। तो सीखना यह है कि ये जो लीगल ऑब्जेक्शन है, कॉमन लीगल ऑब्जेक्शन बेटा क्या होते हैं और उन्हें कैसे रेज करना चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले बेटा क्या समझा? हम लोगों ने सबसे पहले यह समझा कि हमें इफेक्टिव ड्राफ्ट का, रिटर्न स्टेटमेंट का जो ड्राफ्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। फिर हम लोगों ने एडमिशन के बारे में पढ़ा, डिनायल के बारे में पढ़ा। अब तीसरा विषय है लीगल ऑब्जेक्शन। लीगल ऑब्जेक्शन मस्ट बी रेज्ड एट द इनिशियल स्टेज इन द रिटर्न स्टेटमेंट। फेलियर टू डू सो मे अमाउंट टू वेवर। कानूनी आपत्तियां लिखित कथन के प्रारंभिक चरण में ही उठाई जानी चाहिए। उठा आप देखो बाद में भी सकते हो, लेकिन एक अच्छा ड्राफ्ट करना है तो भैया हम क्यों ना शुरुआती चरण में उठाएं? बाद में कोर्ट को हमें कन्विंस करना पड़ेगा, तो हमें इसे प्रारंभिक चरण में उठाना है। ऐसा ना करने पर माना जाता है कि हमने उसे त्याग कर दिया, और अगर हमने अपनी किसी रेमेडी का त्याग कर दिया तो फिर हम बाद में उसे कैसे एंटरटेन करेंगे, बाद में उसे कैसे एक्सरसाइज करेंगे। कॉमन लीगल ऑब्जेक्शन क्या क्या हो सकते हैं किसी भी केस में जिसे आप डब्ल्यूएस में रेस करते हैं? लैक ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, कि साहब कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं इस सूट में, जिस कॉज ऑफ एक्शन की बात की जा रही है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बार ऑफ लिमिटेशन, ये सूट लिमिटेशन से बंधा हुआ है। लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, दिस कोर्ट और दिस कॉज ऑफ एक्शन कैन नॉट बी कंसीवेबल बाय दिस प्रेजेंट कोर्ट। इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है टू एंटरटेन दैट पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन। और चौथा बेटा इम्प्रॉपर वैल्यूएशन एंड कोर्ट फीस, जिसकी हम लोगों ने बहुत बढ़िया से चर्चा की है कि साहब वैल्यूएशन गलत तरीके से किया गया है, कोर्ट फीस नहीं पे की गई है एज पर द रूल्स ऑफ द स्टेट। तो ये कुछ सामान्य कानूनी आपत्तियां हैं बेटा जो उठाई जाती हैं डब्ल्यूएस में। उदाहरण के लिए मैंने लिखा दैट द प्रेजेंट सूट इज बार्ड by limitation and it is liable to be dismissed on this ground alone, कि वर्तमान वाद सीमा अवधि से बाधित है तथा केवल इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है। अब लिमिटेशन पीरियड कैसे पता चलेगा वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, और वो बाय द टाइमिंग आपको सीखना है, बाय द टाइमिंग उसका रट्टा मारना है। तो ये होता बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने साबित कर दिया कि लिमिटेशन पीरियड हैज बीन एक्सपायर्ड तो कोर्ट एंटरटेन कर ही नहीं। अब वो कंडोनेशन कर दे दैट्स अनदर थिंग, लेकिन सामान्यतः बेटा ये बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन है, तो इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्शन को हमें रेज करना है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ूं। कॉमन ड्राफ्टिंग ब्लंडर्स, ड्राफ्टिंग में सामान्य गलतियां क्या होती हैं? हम क्या करते हैं, आप ध्यान से समझिए कि ये कॉमन मिस्टेक जो है ये बाय द टाइमिंग आप इसे सीखते हैं या तो आपका सीनियर सिखाए। अच्छा लॉयर बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं। अच्छा लॉयर बनने के लिए ये भी जरूरी है कि भैया हम खराब ड्राफ्टिंग ना करें, गलतियों से बचें। एक छोटी सी मिस्टेक आप ये समझिए आपके केस को खराब कर देगी। मैंने जैसे कहा कि आपने वेग डिनायल कर दिया, एडमिशन की जरूरत नहीं थी, आपने अननेसेसरी एडमिशन कर दिया, गलत स्टेज पे कर दिया, आपका केस खराब हो गया। तो जो रियल लाइफ ड्राफ्टिंग मिस्टेक है उसे समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आप अपने अनुभव से सीखते हैं। हमारा काम ये है कि आपका मार्गदर्शन करें कि देखो भैया ये गलतियां हो सकती हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं वो कौन सी सामान्य गलतियां हैं। एडमिटिंग अननेसेसरी और हार्मफुल फैक्ट, ठीक है, अनावश्यक या हानिकारक तथ्यों को स्वीकार कर लेना। क्यों भैया हम स्वीकार करेंगे?
जो हमारे कॉज ऑफ एक्शन को कमजोर कर रही है, जो हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं उसे मजबूत कर रही है, तो हम क्यों उसे स्वीकार करेंगे? ठीक है। दूसरा विषय, मेकिंग वेग और इवेसिव डिनायल। मैंने अभी आपको बेटा बताया कि डिनायल शुड बी स्पेसिफिक वन। हम गोल गोल बातें नहीं कर सकते। अगर डिनायल करना है तो वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम वेग डिनायल कर रहे हैं, इवेसिव डिनायल कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट इस पर बड़ा स्ट्रिक्ट स्टैंड लेता है और फिर हमें रिलीफ नहीं मिलेगी। मिक्सिंग लीगल आर्गुमेंट विद फैक्चुअल रिप्लाईज। आप समझिए, तथ्यों के साथ कानूनी तर्क मिलाकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अलग है, क्वेश्चन ऑफ लॉ अलग है। हमें फैक्ट और लॉ को अलग अलग रखना है, हमें फैक्ट और लॉ को अलग अलग इंटरप्रेट करवाना है कोर्ट से, उसे अलग तरीके से प्रेजेंट करना है। तो जब भी हम फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें लॉ न डालें, और जब भी हम लॉ इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं फैक्ट का एंडोर्समेंट ना करें। ये सिखाएंगे हम आपको, तमाम हम ड्राफ्ट देते हैं, होमवर्क देते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं, मैं रिव्यू करता हूं क्लास में बैठ के सैकड़ों बच्चों के साथ, तो वो हम लोग सीखेंगे। फेलिंग टू रेज लीगल ऑब्जेक्शन एट द प्रॉपर स्टेज, जिसे मैंने कहा कि समय रहते हम कानूनी आपत्तियां नहीं उठा रहे हैं और बाद में उस पर रिलाई कर रहे हैं। गलत ड्राफ्टिंग का एक एग्जांपल है दैट डिफेंडेंट डिनाइज ऑल द एलिगेशन ऑफ द प्लेंट। ये ऑल द एलिगेशन क्या है? अगर प्लेंटिफ ने प्लेंट में कुछ एलिगेशंस लगाए हैं तो जो लगाए हैं उसका स्पेसिफिक डिनायल करना है, स्पेसिफिक पैरा में करना है, सबूतों के आधार पर, तथ्य के आधार पर करना है। इस तरीके से हम नहीं कर सकते, अरे नहीं सारे झूठा है, बेईमान है, ये हमेशा से इसकी आदत है, इसके घर बार में पूछ लीजिए, पड़ोस में पूछ लीजिए। अरे ये सब नहीं चलता कोर्ट ऑफ लॉ में। इमोशन की जगह नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, कहानी की जगह नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ में वही तथ्य चलेंगे जिन्हें आप साबित कर सकते हैं और जो आपके कॉज ऑफ एक्शन के लिए बेटा रेलिवेंट है। तो अगर मेरा आर्गुमेंट रिटन स्टेटमेंट में वेग है, लीगली वीक है, तो मेरा WS सस्टेन नहीं कर सकता। सही ड्राफ्टिंग क्या हो सकती है? That the content of para number 2 to 5 of the plaint are denied for want of knowledge and the plaintiff is put to strict proof thereof। वाद पत्र के पैरा 2 से 5 की सामग्री जानकारी के अभाव में अस्वीकार की जाती है तथा वादी को कठोर प्रमाण हेतु बाध्य किया जाता है। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं कि आपने कई पैरा को एक साथ एड्रेस किया, लेकिन ये स्पेसिफिक है, ये वेग नहीं है, ये इवेसिव नहीं है, ठीक है। तो की प्रैक्टिस पॉइंट, महत्वपूर्ण व्यवहारिक टिप्पणियां मेरे तरफ से आपके लिए बेटा, कि ए स्ट्रॉन्ग रिटन स्टेटमेंट इज डिफेंसिव, प्रिसाइज एंड स्ट्रेटेजिक। एवरी एडमिशन, डिनायल एंड लीगल ऑब्जेक्शन मस्ट बी डेलिब्रेट एंड लीगली साउंड। तो हमें लॉ की जानकारी होनी चाहिए, फैक्ट की जानकारी होनी चाहिए, हमें अपने रिलीफ के बारे में सोचना है। भाई हमारे ऊपर आरोप लगा, हमारा क्या रिलीफ है, मतलब हमारे क्लाइंट का क्या रिलीफ है, उसे ध्यान में रखते हुए हम अपने WS को बेटा ड्राफ्ट करते हैं, तैयार करते हैं। तो 2 मिनट समरी में मैं आपको यह बता सकता हूं कि ये जितने मैंने आपको नियम बताए, आपको ध्यान यह रखना है कि जब आप कोर्ट के सामने खड़े हैं, जब आप WS को ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारे नियम ऑटोमेटिकली आप अप्लाई करें। इस पे आपको कोई बहुत काम ना करना पड़े। वो कैसे होगा? अधिकम जपम अधिकम फलम। हम कहते हैं जितनी जप उतना फल। जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना तैयार हो गया। आप कहेंगे साहब हमारे पास WS करने का मौका ही नहीं है, काम ही नहीं है। अरे हमसे लो, हमसे प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है कि साहब अब हमको कोई फैक्ट दे दीजिए, हम उस पर WS बना के आपको दिखाएंगे। और मैं इनवाइट करता हूं बच्चों को, आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, आप परिश्रम करो। उस दिन का इंतजार मत करो कि जब आपको WS ड्राफ्ट करनी है। डेली बेसिस पर प्लेंट का, WS का अभ्यास करो। देखो आप 3 महीने 4 महीने में बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है ना। तो कोर्ट में ड्राफ्टिंग के समय इन रूल्स को अगर आपने ऑटोमेटिकली अप्लाई किया, इतना अगर आप बेटा सीख गए, ये जो बेसिक डिसिप्लिन है, तो यकीन मानो आपकी जो WS है वो स्ट्रेटेजिकली सेफ मानी जाएगी, वो इफेक्टिव मानी जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, जो हमारा प्रतिभा बैच है वो इन्हीं मॉड्यूल्स पर, मॉडल्स ऑपरेंडाई, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर पर टिका हुआ है, जहां पर बहुत ध्यानपूर्वक
हम इन सारी कलाओं को, ये आर्ट है ड्राफ्टिंग, आपको सिखाते हैं। तो प्लेंट के बाद हम लोगों ने WS समझा, WS में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन रूल्स का जरूर ध्यान रखना चाहिए, वो मैंने आपको आसान शब्दों में कम समय में बताने की कोशिश की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कितना समझे, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और भी अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत सीरियसली एंडोर्स करता हूं आपके कमेंट्स को। मेरा टेलीग्राम भी ओपन है। उम्मीद और संकल्प केवल ये है कि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सके, आप बेहतरीन लॉयर बन सके। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर से आऊंगा प्रतिभा बैच में एक नए विषय को लेकर, आपको तैयार करूंगा, मजबूत करूंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। नमस्कारम।